प्रश्न ये दिया गया है कि वापसी, ठीक है, वापसी किस विद्या में रचित है, ठीक है, वापसी जो है यह किस विद्या में जो कि रचित होता है, ठीक है, वापसी जो होता है, वापसी यह किस विद्या में जो कि रचित होता है। देखो वापसी जो होता है ना, वापसी एक कहानी में रचित होता है, ठीक है, कहाँ पे रचित होता है, तो वापसी जो है ये कहानी में रचित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा, ठीक है, कहानी में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि रीति काल में वीर रस के कवि है, रीति काल में वीर रस का कवि जो है ये क्या है, रीति काल में वीर रस का कवि जो है ये क्या है, तो ये जो है भूषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमारा भूषण हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है कि भूषण हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे बात किया जाए, देखो उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि नाम, जैसे कि शिवराज भूषण हो गया, शिवा बावनी हो गया, शिवा मोरी हो गया, छत्रसाल हो दशक हो गया, ये सभी भी जो कि उनकी ही रचना है, तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका प्रणेता जो होगा ये पुष्पदना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पर चला जाएगा कि पुष्पदना के साथ में जो कि हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि अवधी भाषा में प्रमुख कवि डैश है, अवधी भाषा में प्रमुख कवि जो है ये कौन है, ठीक है, अवधी भाषा में प्रमुख कवि जो है ये कौन हो जाएगा। देखो अवधी भाषा में प्रमुख कवि की बात किया जाए तो प्रमुख कवि जो है ये तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, तुलसीदास के साथ में। चलिए और यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि प्राचीन, ठीक है, प्राचीन अवधि साहित्य में अधिकतर रचनाएं जैसे कि देश प्रेम हो गया, समाज सुधार हो गया आदि विषयों पर, और मुख्य रूप से जैसे कि व्यंग्यात्मक की है कवियों में जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र हो गया, बलभद्र दीक्षित हो गया, पीढ़ीस हो गया, बंशीधर शुक्ल हो गया, चंद्रभूषण हो गया, द्विवेदी रमई काका हो गया, उसके बाद गुरु प्रसाद सिंह हो गया, मृगेश हो गया, उसके बाद शारदा प्रसाद हो गया, उसके बाद क्या है भूसुंडी हो गया, ये सभी मतलब जो है उसके अंतर्गत जो कि ये उल्लेख है, ठीक है, अवधी भाषा के अंतर्गत। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है, जितना भी लेखक को बताया गया सभी को जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, ठीक है, तोड़ती पत्थर जो है ये कैसी कविता है, तोड़ती पत्थर जो है ये कैसी कविता है। देखो तोड़ती पत्थर जो है ये कविता है जो कि यथार्थवादी एक कविता होता है, ठीक है, अर्थार्थवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। और बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि ये क्लास जो है कब होता है, ठीक है, तो आपको हम बता दें कि एक क्लास जो है आपको यानी कि शाम में 7 बजे PM में होता है, ठीक है, शाम में 7 बजे PM में होता है, और एक क्लास जो है आपको हिंदी का 7 बजे मॉर्निंग में होता है, यानी कि सुबह में होता है, ठीक है, यानी कि 2 टाइम जो कि आपका हिंदी का क्लास जो कि बिहार DLED का होता है, ठीक है, तो आप जो इस टाइम में जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है लिखा गया है। देखो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या नाम है उसका, तो हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए और आपको जो है साथ साथ आंसर भी जो कि करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उर्मिला जो है किसकी पत्नी थी, उर्मिला जो है ये जो है किसकी पत्नी थी, उर्मिला जो है किसकी पत्नी थी। देखो उर्मिला जो है ये लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, उर्मिला जो है ये लक्ष्मण की पत्नी थी, तो आपको याद रखना है कि उर्मिला जो है ये लक्ष्मण की पत्नी थी। और यहाँ पर बात याद रखना है आपको कि वह राम के जैसे वह जो है राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, और लक्ष्मण जो है सुमित्रा के पुत्र और शत्रुघ्न के जुड़वे भाई थे। और लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे जिनका नाम था अंगद और चंद्रकेतु, ठीक है, और उर्मिला जी को नाग लक्ष्मी या शिव सागरा का असंबता भी जो किसे माना जाता है, ठीक है, तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रीति काल के कवि नहीं है, ऐसा कौन है जो कि रीति काल के कवि नहीं है।
ठीक है, ऐसा कौन है जो कि वो रीति काल के कवि नहीं है? तो वो देखो कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है नाथूराम शंकर शर्मा के साथ जो बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हमारा जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो है हमारा जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, और बात किया जाए कि इनमें कौन सी रचना जो है नाथूराम शंकर की है। देखो नाथूराम शंकर की रचना जो होता है, जैसे कि इसका मुख्य रचना की बात किया जाए, जैसे कि राग रत्न, ठीक है, अनुराग रत्न भी इसकी रचना होता है। उसके बाद शंकर सरोज भी इसी का रचना है। गर्मरांडा रहस्य इसी का रचना है। तो ये नाथूराम शंकर का ये सही रचनाएं जो कि होती है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व जो है ये कौन सा है। संत काव्य हो गया और सूफी काव्य में असमान तत्व जो है ये क्या है। असमान तत्व जो है ये क्या होगा, तो असमान तत्व जो है जैसे कि प्रबंध शैली क्या हो जाएगा, प्रबंध शैली हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रबंध शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रबंध शैली के साथ में यहाँ पे हमारा आंसर जो कि चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम जो कि आपको चुनना है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम जो है यहाँ पे क्या होगा, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु मतलब किस शहर से संबंधित है। यह जो है किस शहर से संबंधित होगा, तो ये देखो अपना बिहार राज्य से जो कि ये संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, तो ये जो है अपना बिहार राज्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना है बिहार राज्य से। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, तो ये जो है बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रयोगवादी कवि के रूप में जो है ये कौन प्रसिद्ध है। प्रयोगवादी कवि के रूप में देखो ये प्रसिद्ध जो होगा कि नागार्जुन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर जाने वाला है नागार्जुन के साथ में जो कि चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि हमारा सही आंसर यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम जो कि यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्यकार के प्रथम लेखक का नाम जो है यहाँ पर होगा, जैसे कि गारसा दापसी क्या हो जाएगा, गारसा दातापसी क्या हो जाएगा, गारसा दातासी। ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि आंवला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में युद्ध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस मतलब काव्य की है। मतलब ये पंक्ति जो है किसका है। ठीक है, ये आपको बताना है। पंक्ति यह है कि आंवला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ठीक है, ये पंक्ति जो है किस लेखक का है ये आपको बताना है। मतलब किसका है ये आपको बता, मतलब काव्य यानी कि पंक्ति का नाम जो है ना आपको बताना है। देखो पंक्ति जो है ना ये यशोधरा का एक पंक्ति है। ठीक है, यशोधरा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यशोधरा के साथ में जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि जाने वाला है। ठीक है, यशोधरा के साथ में। ठीक है, यशोधरा के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न यह है कि नंद दास डैश है, यानी कि नंद दास जो है ये क्या है। ठीक है, नंद दास जो है ये क्या है। देखो नंद दास जो है ना, ये नंद दास एक प्रकार का जैसे कि कृष्ण भक्त कवि है। ठीक है, क्या है, कृष्ण भक्त कवि है। ठीक है, नंद दास जो है ये कृष्ण भक्त कवि है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है कि कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि थे। चलिए, अगला प्रश्न यह है 15 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा की भाषा क्या है। ठीक है, विद्यापति की पदावली की भाषा जो है ये क्या है आपको बताना है, कि भाषा के बारे में जो है ना आपको बताना है कि इसकी भाषा जो है क्या है। विद्यापति की पदावली की भाषा जो है ये क्या है, तो इसकी भाषा जो होगा ना, इसकी भाषा मैथिली भाषा है। क्या है, तो इसकी भाषा की बात किया जाए तो इसकी भाषा जो है ना मैथिली भाषा हो जाएगा। ठीक है, मैथिली भाषा ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा चला जाएगा कि मैथिली भाषा जो कि उसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है कौन तन्य नहीं है। ठीक है, कौन तय नहीं है, निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो कि ये क्या है, कौन तय नहीं है। ठीक है, कौन तय नहीं है ये आपको बताना है। देखो कौन तय जो होता है ये नकुल नहीं होता है। ठीक है, नकुल जो है ना ये नहीं है, कौन तय ये नकुल नहीं होता। देखो नकुल की बात किया जाए, ठीक है,
तो नकुल जो है महान हिंदू काव्य महाभारत में 5 पांडवों में से एक थे। ठीक है, नकुल जो है महान हिंदू काव्य जैसे कि महाभारत में 5 पांडवों में से एक था। और नकुल और सहदेव दोनों जो है माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्र थे। ठीक है, दोनों जो है माता माद्री के असमान जो क्या था, जुड़वा पुत्र था। तो इसे भी आपको क्या करना है, याद रख कर चलना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है क्या है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कहानी के बारे में जो है आपको बताना है। देखो, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है जैसे कि कंकाल। ठीक है, कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की ही कहानी होती है। ठीक है, कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की एक कहानी होती है। तो इसे आपको याद रखना है कि कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की एक कहानी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अष्टछापी कथी नहीं है। अष्टछापी कथी नहीं है। देखो, अष्टछापी कथी नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि भरन दास के साथ में जो कि चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है कि को उग्र कहते हैं, यानी कि को उग्र जो है ये किसे कहते हैं। को उग्र जो है ये किसे कहा जाता है। को उग्र जो होता है ये बेचन शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, बेचन शर्मा को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर की, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में मतलब संकलित है। ठीक है, कबीर जी की रचना जो है निम्न में से किस में जो है ये संकलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में जो है संकलित है। तो ये देखो बीजक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा कि बीजक के साथ जो कि कबीर जी की रचनाएं जो है ये संकल्पित है, ये बीजक के साथ में संकल्पित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम क्या है। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम जो है ये क्या है, आपको बताना है। ठीक है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम जो है ये क्या होगा। देखो, इसका नाम जो यहाँ पर होने वाला है भट्टनायक, क्या हो जाएगा, तो इसका नाम यहाँ पे जो हो जाएगा भट्टनायक के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल हमारा सही जवाब भट्टनायक के साथ में जाने वाला है। ठीक है, भट्टनायक के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे। रहीम कवि जो है किस बादशाह के दरबारी कवि थे। रहीम कवि जो है यह किस बादशाह के दरबारी कवि थे। दरबारी जो है ये कवि थे। देखो, ये किसका हो जाएगा, तो ये जो है अकबर का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो ये जो है अकबर का कवि था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है कि अकबर के साथ में जो कि इसका सही आंसर जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, बिहारी जो है किसका दरबारी कवि था। ठीक है, बिहारी जो है यह किस राजा के दरबारी कवि थे। देखो, बिहारी जो है ना, बिहारी ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, जय सिंह का ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि बिहारी जो है ये किस राजा के दरबारी कवि थे। तो ये जो कि जय सिंह के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, जय सिंह के साथ में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यह है 24 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है ये कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी। क्या नाम है उसका, नाम उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसका नाम है उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है कि उर्वशी के साथ में चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में सूर्य का, ठीक है, निम्नलिखित में सूर्य का शत्रु माना जाता है। कि सूर्य का शत्रु जो है किसे माना जाता है। ठीक है, सूर्य का शत्रु जो है ये किसे माना जाता है। देखो, सूर्य का शत्रु जो माना जाता है ये राहु को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, तो सूर्य का शत्रु जो है ना ये राहु को ही माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है राहु के साथ में। ठीक है, किसके साथ जाने वाला है, तो ये जो है हमारा राहु के साथ में जाने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि राम भक्त कवि नहीं है। यानी कि राम भक्त जो है कवि नहीं, किसका कवि नहीं है। ठीक है,
राम भक्त जो है कवि नहीं है। देखो राम भक्त जो है कवि नहीं, ये नरोत्तम दास का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, ये नरोत्तम दास का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि राम भक्त कवि नहीं है, नरोत्तम दास के साथ में चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और यहाँ पर बात किया जाए कि नरोत्तम दास की रचना कौन सी है, तो ये मतलब उसी का ही रचना है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है कि किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना किया है। ठीक है, किस मध्यकालीन संत ने जो है बीजक की रचना जो है किसने किया है। ठीक है, बीजक की रचना जो है ये किसने किया है, तो बीजक की रचना की बात किया जाए तो बीजक की रचना जो है ये कबीर के द्वारा किया गया। ठीक है, बीजक की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो बीजक की रचना जो है किया गया है ये कबीर के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की विनय पत्रिका किसकी मतलब जो है प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, विनय पत्रिका जो है ये किसकी जो है प्रसिद्ध मतलब ये कृति है। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, देखो विनय मतलब कृता मतलब विनय पत्रिका की बात किया जाए तो विनय पत्रिका जो है ना ये तुलसीदास की किसकी हो जाएगा, तो ये जो है ना तुलसीदास की कृति थी। ठीक है, तुलसीदास का ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार जो ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर जाने वाला है जायसी के साथ में। ठीक है, कि पद्मावत के रचनाकार जो ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की योगदान। ठीक है, क्या कहते हैं योगदान के लेखक कौन है। ठीक है, योगदान के लेखक जो है आपको बताना है कि योगदान का लेखक जो है यहाँ पर कौन होगा। देखो गोदान का लेखक जो यहाँ पे होता है ना, गोदान का लेखक ये होता है प्रेमचंद। कौन होता है, तो ये जो है ना प्रेमचंद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है। ठीक है, भारत और भारती जो है ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। भारत हो गया और भारती हो गया, ये किसकी रचना है, तो देखो भारत और भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। ठीक है, भारत और भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप भी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना जो ये भारत और भारती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर में प्रश्न ये दिया गया है कि चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। ठीक है, चंद्रकांता जो है ये किस कृति का मतलब लेखक है। ठीक है, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है। देखो ये किसका मतलब कृति है, तो जैसे कि ये देवकी नंदन खत्री का हो जाएगा। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। ठीक है, और आपको हम फिर से बता रहे हैं कि आपका यानी कि हिंदी का क्लास जो कि एक क्लास जो कि 7 बजे मॉर्निंग में जैसे कि 7:30 बजे मॉर्निंग में होता है। ठीक है, 7:30 बजे मॉर्निंग में एक क्लास जो कि आपको देखने को मिलता है, और एक क्लास जो कि आपको यानी कि 7 बजे PM में। ठीक है, ये हिंदी का 2 क्लास जो कि आपको ये टाइम पर मिलता है। ठीक है, इसलिए टाइम पर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।